अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में मैं ममता तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिस पर अभी हाल ही में बहुत ज़ोरों से चर्चा चल रही है। बात यूँ है कि हम ये जानना चाहते हैं कि अचानक से, वैसे मैं इसे अचानक से नहीं मानती, पर लोगों का ऐसा कहना है। हाल ही में मुझे एक परिचर्चा में बुलाया गया जिसमें स्त्री के आज़ादी के बदलते जो मापदंड है, मतलब अचानक से उन लोगों का ऐसा कहना है कि स्त्री स्वभाव में अचानक से परिवर्तन आया है, तो इसका क्या कारण है। और मैं वहाँ गई थी कार्यक्रम में और हम लोगों ने उस पर चर्चा की और जो भी बात की तो काफ़ी चीज़ें हम लोग की समान थी। और उसमें यही चीज़ निकल कर आई कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे स्त्री इतना बदली और इस तरीके का एग्रेसिव, मतलब कहना चाहिए, व्यवहार कर रही है। तो मैंने जो इस पे परिचर्चा में जो कहा वो मैं आज आपको सुनाना चाहती हूँ कि स्त्री आज़ादी के बदलते मापदंड। वैसे तो सभी स्त्री पुरुषों दोनों को हमेशा कई बार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, परंतु स्त्री के आज़ादी के मायने वही हैं जो पुरुष की आज़ादी के हैं। आप सोचेंगे हाल ही में स्त्रियों द्वारा किए गए आपराधिक कांड के बावजूद मैं स्त्रियों का पक्ष ले रही हूँ। दरअसल ये बात नहीं है। 10 गुना अपराध रोज़ पुरुष के आप पेपर में पढ़ते हैं, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, स्त्री हत्या करना वगैरह वगैरह, एक्स्ट्रा मैरिटल सामने आ रहा है। पर स्त्रियों के द्वारा किए गए चंद अपराध फ्लैश लाइट की तरह चमक रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि अपराध किसी ने भी किया हो अक्षम्य है। चलिए हम स्वयं भी देखें कि चूक कहाँ हो रही है। मैंने इसको इसीलिए अलग अलग पार्ट में बांटा कि बिकॉज़ सारी समस्याएं जो है समाज से जुड़ी हुई हैं और समाज में कौन कौन है उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने निकाला कि परिवार समाज की क्या भूमिका होती है स्त्री के जीवन में। तो केवल एक स्त्री को गाली देकर हम अपराध को नहीं रोक सकते। परिवार में एक बालिग स्त्री है तो बिना उसकी सहमति के विवाह उस पर थोपा जाता है। विवाह की आज़ादी स्त्री पुरुष दोनों को ही मिलनी चाहिए। जीवन उनको साथ गुजारना है, माँ बाप को नहीं। इस आज़ादी पे जब रोक लगाई जाती है तो मन में कुंठा, बदले की भावना और इस तरीके के परिणाम हम देख रहे हैं। कुछ नहीं तो दुखद वैवाहिक जीवन हो जाता है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। फिर दूसरी भूमिका होती है मीडिया की। मीडिया में आपके सब मीडिया में सिनेमा भी आ रहा है, प्रिंट मीडिया भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ रहा है। कोई भी बड़ी या छोटी बात हो उसको अगर हम लगातार बार बार कई बार देखें, सुने और उसी को रिपीट करें तो धीरे धीरे एक सामान्य दिमाग भी उससे प्रभावित होने लग जाता है। और आप ख़ास तौर से देखेंगे कि ये जो है जैसे कि इंसानी प्रवृत्ति है वो नकारात्मक बातों पर ही फोकस करता है। रात में हर थोड़ी देर में फिर खोला जाता है मोबाइल, फिर देखते हैं, फिर बंद कर देते हैं। देखते हैं कि अब एल्गोरिदम के कारण मोबाइल भी हमारा स्मार्ट हो जाता है। अब हमें वो बराबर से उसी से जुड़ी हुई खबरें देता रहता है और हम सोचते हैं देखो अब क्या आया, अब क्या देखें, अच्छा अब ये आया, अरे अच्छा उसने ये कहा। ऐसे करते पूरी नकारात्मक चीज़ें जो है, एक साधारण स्त्री जो इस विषय में सोच भी नहीं रही है, जिसकी दुनिया बहुत छोटी है, खाना बनाती है, पति से मार खाती है, सब करती है, वो अचानक से इसमें घुसना शुरू कर देती है। ठीक है, हम मानते हैं कि मीडिया का उद्देश्य जो है जनता को अवेयर करना है, पर सिर्फ टीआरपी के लिए एक न्यूज़ को बार बार दिखाना ये ठीक नहीं है। इससे मेरी कज़िन सुबह बिल्कुल थकी हारी सी आई और मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसने रात भर बिंज वॉचिंग की, मोबाइल टीवी किसी की भी। और चूँकि उसने हाल ही में जो हत्याकांड हुआ उस पर देखना शुरू किया तो एल्गोरिदम ने उसको सेट कर दिया और रात भर उसके पास ही समाचार आते रहे। वो बिल्कुल थकी थी, ये नकारात्मक बातों से भरी थी। तो मेरा ऐसा सोचना है कि, और उसका मस्तिष्क थक गया था। मेरा ऐसा सोचना है इसमें सरकार को कुछ ना कुछ कहीं न कहीं पे सेंसर करना होगा कि बुरी दुर्घटनाओं के लिए, जैसे पेपर में करते हैं, बुरी दुर्घटनाएँ कितनी बार दिखाई जाएँ। बार-बार एक ही घटना को दिखाया जाता है तो उस पे रोक लगाई जानी चाहिए, सीमाएँ तय की जाएँ। अब इसमें पुलिस की क्या भूमिका आती है? पुलिस की भूमिका पहले तो ये है कि पीड़ित परिवार, जो भी पीड़ित परिवार है, पहले उसकी सुनी जाए और सरकार भी इस ओर ध्यान दे कि जहाँ तक हो सके तो मीडिया को
उतनी ही जानकारी दी जाए जितनी जानने लायक है, जितनी जनता को जानने लायक है। एक्स्ट्रा जानकारी अगर पुलिस की तरफ से निकलती है तो फिर उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया जनता के सामने देता है और उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अब इसके बाद आती है सरकार की भूमिका। सरकार अपनी पावर से बड़े लोगों के द्वारा इन केसों को दबा देती है या इन चीज़ों को आगे नहीं आने देती, जबकि उनको व्यक्तिगत रूप से जो केस खुल के बड़े होकर सामने आते हैं उन पर कार्रवाई करने का खुद भी सहयोग करना चाहिए, ताकि जनता को राहत मिले कि ऐसे कार्यों के लिए हमारे पास हमारी सरकार है। सरकार को घरेलू स्त्रियों या सभी के लिए एक मानसिक सलाहकार कक्षाएं चलानी चाहिए। अब वो क्या होगा भला? तो विदेशों में क्या होता है, विदेशों में अपराध करने के बाद भी अपराधी की एक काउंसलिंग क्लासेस लगती हैं। वो लोग ग्रुप में अपने अपने अपराध को व्यक्त करते हैं और उसमें से वो निकलना चाहते हैं कि कैसे निकला जाए इस तरीके से, तो वो उसको उनकी थेरेपी क्लासेस चलती। मेरा ऐसा मानना है कि थेरेपी क्लासेस जो हैं, अब हाउ टू बिहेव विद न्यू कमर, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करें। आपके घर में नए लोग आ रहे हैं, दूल्हा भी एक नए घर में जा रहा है, दुल्हन भी एक नए घर में जा रही है। माता पिता सास ससुर सबके लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि शादी से पहले सबकी एक काउंसलिंग हो, जिससे ये बात पता चल जाए कि कौन इसमें सहमत है कौन नहीं, कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही, कोई दहेज का कोई प्रकरण तो नहीं है। तो इस तरीके की काउंसलिंग की व्यवस्था ज़रूर की जाए। ये मेरे अपने विचार हैं। न्याय की भूमिका, कुछ समय से न्याय की भूमिका बड़ी बदली हुई सी है। इसके बारे में मैं आप बता रही हूँ कि बड़े महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 में इसको असंवैधानिक ठहरा दिया था। किसको? अवैध संबंधों को कानूनी अनुमति मिलना। इस धारा के अंतर्गत पति या पत्नी अवैध संबंधों को क्राइम माना गया था। दिल्ली, पटना समेत उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पत्नी कभी कभी अवैध संबंध बनाए तो पति उसे मेंटेनेंस भी दे सकता है, और मतलब पति को मेंटेनेंस देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एकदम ही आगे बढ़कर कहा कि यदि कोई महिला बिल्कुल एक्सीडेंटल या क्रूरता के साथ अवैध संबंध बनाए तो पति को उसे गुजारा भत्ता देना होगा। हरियाणा कोर्ट ने दिव्यांग पति को आदेश दिया कि वे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे, जबकि पत्नी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था। सोचिए, आप दिव्यांग के लिए बात हो रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पति चाहे दिव्यांग हो, भिखारी हो, गरीब हो, पर गुजारा भत्ता उसे पत्नी को देना ही होगा। अच्छा, एक और मज़ेदार बात, लिव इन में लड़का लड़की आपस में साथ में एक दूसरे के रहते हैं, आदमी और दोनों साथ में रहते हैं, और बाद में जब उनकी लड़ाई हो जाती है तो चूँकि प्रेम तो दोनों का एक साथ था, दोनों की सहमति से था, परंतु अगर लड़ाई हो जाती है, अलग हो जाते हैं वो, तो गुजारा भत्ता जो है लड़के को ही देना पड़ेगा, लड़की को। और अगर कोई पत्नी जो है किसी दूसरे पुरुष से बच्चा पैदा करती है तो उसका DNA टेस्ट नहीं करवा सकता पति, और उसे उस दूसरे बच्चे को एक्सेप्ट भी करना होगा, अपना नाम देना होगा, और उसे गुजारा भत्ता भी देना होगा और पालन पोषण भी करना होगा। तो इसका मतलब एक तरीके से ये तो खुली छूट हो गई स्त्रियों को अवैध संबंध बनाने की, और स्त्रियां इस चीज़ को लेकर ब्लैकमेलिंग भी कर रही हैं। तो इस तरह से ये न्यायालय की तरफ से पुरुषों को एक तरफा अन्याय हो रहा है। अब 498 जो घरेलू हिंसा के लिए है, क्यों ना हम उसको जेंडर न्यूट्रल बना दें। अब हम ये नहीं कह सकते कि केवल स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, अब आप मान के चलिए कि पुरुषों पर भी अत्याचार हो रहा है। तो जेंडर न्यूट्रल करना इसलिए ज़रूरी है कि स्त्री पे भी अत्याचार है, पुरुष पे भी अत्याचार है, तो दोनों कंप्लेन कर सकते हैं। कब तक पुरुष डर डर के रहेंगे कि भाई अगर हमने कोई बात कही या कुछ हो गया, तो कई बार तो झूठे केस ही बन के आते हैं इस तरीके के मामलों में कि वो उसने हमें मारा और ये किया, तो उसमें आपको गुजारा भत्ता या सेपरेशन हो जाता है, इस तरीके की बातें होती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि अब इसमें शिक्षा का तो बहुत बड़ा रोल है। हम बात करते हैं कि शिक्षा सर्वोपरि है, सही बात है, होना चाहिए, स्त्रियों को जानकारी होनी चाहिए, पर कितनी जानकारी होनी चाहिए, किसको क्या पता। आप ये कहते हैं कि शायद अनपढ़ गंवार होने से ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं है। ये वाली चीज़ें जो है शिक्षित समाज में ज़्यादा चल रही हैं। शिक्षित महिलाएं तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रही हैं, लैपटॉप ले रही हैं, मोबाइल है, ATM का यूज़ कर रही हैं, फ़्लाइट बुकिंग कर रही हैं। तो ये आप तो नहीं कह सकते कि शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा सर्वोपरि है, सबको शिक्षित होना चाहिए, पर इस शिक्षा का उपयोग ऐसे कामों में नहीं होना चाहिए।
समय समय पर आप लड़के लड़की को अकेला छोड़ दें, ससुराल में भी अगर सब जॉइंट फैमिली में है, जिससे वो अपनी बातें कर सके, दिल की बातें, या पूरा परिवार के लोग एक साथ बैठें और सब मिल के आपस में एक दूसरे के साथ बात शेयर करें, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो खुल के बोले। अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे तो उसके अंदर धीरे धीरे कुंठा के कारण परतें जमती जाएंगी, और उसमें जो राख के ढेर में दबी हुई चिंगारी है वो धीरे धीरे दहकने लगेगी। तो उसमें एक सीमा तक ही सहनशीलता तक होती है। कई स्त्रियां बहुत सहनशील होती हैं, फिर वो विद्रोही हो जाती है। पर हाँ, अगर क्रोध आए तो कुछ समय शांत होकर, ऐसा भी नहीं कि एकदम अटैक करना चाहिए, शांत होकर बैठ जाइए और उसको कागज़ पर लिख डालिए और पढ़कर उसको फिर फेंक दीजिए। इसके बाद के परिणाम सोचिए कि अगर मैं इस बात से क्रोधित होकर ये गलत स्टेप लेती हूँ या वो गलत स्टेप लेती हूँ तो फिर क्या होगा। तो अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो क्या होगा, मैंने हत्या कर दी तो क्या होगा। ये परिणाम पहले से ही सोचना चाहिए। स्त्री को बचपन से, अच्छा, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से हमें स्त्री को तो मजबूत बनाना ही है, पर स्त्री को बचपन से, अगर आप आर्थिक रूप से, यहाँ पर जो एक केस हुआ उसमें आर्थिक रूप से सक्षम थी स्त्री, इसलिए उसने अपने सारे काम किए, सब तरीके से उसने पैसों का उपयोग किया। मैं ये नहीं कहती कि स्त्री को आर्थिक सक्षम ना बनाया जाए, स्त्रियां सब बड़े बड़े जॉब कर रही हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्त्री को बचपन से ही धन का उपयोग करना सही ढंग से परिवार सिखाए कि ये धन बहुत कीमती है और उसके जीवन में आगे भी काम आ सकता है। अगर मान लो उसने हत्या भी कर दी और उसके बाद वो बच भी गई, तो तुम अपने बच्चे पालोगी, परिवार भी पालोगी, तो कैसे करोगी। तो इसलिए ये करने की बजाय तुम सोचो कि इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब या तो, पर जिन कारणों से जिस सुख को पाने के लिए स्त्री ने हत्या की, क्या वो सुख उसे मिला? कभी भी नहीं मिलता। आप देखिएगा, कभी नहीं मिलता। कभी ना कभी तो मुजरिम पकड़ा ही जाता है। यदि आप अपने घर में मानसिक रूप से अति विद्रोही लड़की या स्त्री को देखें तो स्वयं उसको काउंसिल के लिए ले जाएं, जो कि आज भी नहीं होता है। हमारी लड़की पागल है क्या। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता भी थोड़ा सा स्त्री को अहंकारी बना रही है। आजकल लंबे समय तक एक रिश्ता निभाना भारी पड़ता जा रहा है। अगर आप इस तरह से एक रिश्ते को ढो रहे हैं और सही में बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो इस बारे में नहीं सोचिए प्लीज़ कि हम आत्महत्या कर लेंगे या इस आदमी को हम मार देंगे। मैं मानती हूँ सबके दिमाग में ऐसा ख़्याल कभी ना कभी आता ही है। इसके लिए बहुत जिगर चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। तो इससे बेहतर है कि आप सेपरेट हो जाएं, जिससे बच्चों को की ज़िंदगी भी उनकी अच्छी बीते। आप लोग ये भूल जाते हैं कि पति पत्नी की लड़ाई या इस तरीके की वारदातों में बच्चों का जीवन नष्ट हो जाता है। महिलाओं की नैतिकता और संस्कार इतने गिर गए हैं क्या कि वे अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति और बच्चों की हत्या कर देती हैं और उनको शर्म भी नहीं आती। तो अब हमें आवाज़ उठानी होगी, लिखना होगा, में प्रोटेस्ट करना होगा, इस प्रयास में लगे रहना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, परिवार को उस स्त्री का साथ देना होगा। अब ये बात है कि बच्चे, समाज, अगर सभी कुछ स्त्री को ही संभालना होता है तो स्त्री को थोड़ा संतुलित भी होना होगा, थोड़ा धैर्यवान होना होगा। अब ये कहा जाएगा कि केवल स्त्री ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं हो। नहीं नहीं, पुरुष भी हो, लेकिन स्त्री जो है, क्योंकि वो एक धुरी की तरह घर में सब उसके चारों तरफ घूमते हैं। अगर वो थोड़ा बैलेंस रख के इस बात को उनको समझा सके तो घर के निर्णयों में भी उसका, स्त्री का पक्ष हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गहराई से बातें करती है। वैसे भी स्त्री का दिमाग पुरुषों से थोड़ा मैच्योर ही होता है उम्र के हिसाब से, तो उनकी बात को सुनना चाहिए। उसको भी घर के बड़े निर्णयों में भाग लेने के लिए अपने साथ रखना चाहिए। दोनों पक्ष को सुनना होगा और पूछना होगा उससे सुबह सवेरे और क्या कह रही है ज़िंदगी। पर बहुत पहले मैंने एक नज़्म लिखी थी, वो नज़्म कुछ इस प्रकार थी कि उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था जब हम महाभारत की बात करते हैं और द्रौपदी की बात करते हैं। तो उस समय करीब ये बात है 96 की, इस युग की हार। तुम एक युग थी द्रौपदी, एक वस्त्रा होकर भी सारी दुनिया की लाज तुम में थी। जो चीरहरण दुशासन ने किया, तुम उसी की शर्म अपने भीतर लिए खौलती रही इस रोष के साथ कि मैं प्रतिकार लूँगी।
कि मैं प्रतिकार लूँगी। पर आज ये कैसा और किससे प्रतिकार है द्रौपदी? तुम दुशासन की जगह स्वयं के वस्त्र खींच रही हो। तुम अर्जुन युधिष्ठिर की कायरता का बदला दुर्योधन से मैत्री कर ले रही हो। तुम शहरों की नियॉन बल्ब की रोशनी में बड़े बड़े होर्डिंग पर विजयी मुस्कान लिए एक वस्त्रा खड़ी हो। पुरुष को चुनौती जरूर देती रही, पर जन्म अब आजकल तुम दुशासन को ही देती हो। बस यही तुम्हारी हार है द्रौपदी, इस युग की हार, क्योंकि तुम बदल पाई हो अपना कोमल हृदय। किसी ने अपना कोमल स्वभाव खो दिया है। बस तुम बदल पाई हो अपना कोमल हृदय और क्षमा करने का भाव, पर क्रूर होने की प्रवृत्ति नहीं। नहीं द्रौपदी, बस और नहीं। शुक्रिया।